एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। हमारे बारे में क्या इरादा है गुलबाज खान, क्या करना चाहते हो? गुलबाज खान ने कहा, थोड़ी देर पहले ही खान अब्दुल कद्दूस का एक आदमी यहाँ आया है। उसे अपनी लेबॉर्ट्री की तबाही का पता चल गया है। खुदा का शुक्र है कि उसे हम पर किसी किस्म का शुबा नहीं हुआ, लेकिन उसे ये पता चल गया है कि कुछ लोग इन पहाड़ों में फिरते हुए देखे गए थे। वो ये भी समझता है कि वो पाकिस्तान के वही जासूस हैं जो बराकी से मार धाड़ करते हुए फरार हुए थे और वो इस तरफ से सरहद पार करने की कोशिश में है। उसे शुबा है कि लेबॉर्ट्री उन्हीं लोगों ने तबाह की है और वो लोग अभी तक इन पहाड़ों में ही किसी जगह मौजूद हैं। उसने मुझे पैगाम भेजा है कि अगर वो लोग हमारी नजरों में आ जाएं तो उन्हें पकड़कर उसके हवाले कर दिया जाए। वो मुंह मांगा इनाम देगा। शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, तो फिर क्या ख्याल है, क्या सोचा है तुमने? गुलबाज ने कहा, अभी कुछ नहीं सोचा। अगर तुम लोगों को अब्दुल कुद्दूस खान के हवाले कर दूं तो सिर्फ चंद लाख डॉलर मिलेंगे। उसके बरक्स अगर मैं हुकूमत से राब्ता करूं तो मुझे ऐसी मुराद मिल जाएंगी जिनसे करोड़ों का फायदा हो सकता है। शारिक ने कहा, तो फिर वही करो जिसमें तुम्हें फायदा हो। गुलबाज खान ने कहा, खान अब्दुल कुद्दूस का आदमी आज रात यहीं रहेगा और सुबह सवेरे वापस चला जाएगा। मैंने अपने आदमियों को सख्ती से मना कर दिया है कि तुम लोगों के बारे में कुछ न बताया जाए। सुबह उन लोगों के जाने के बाद मैं कोई फैसला करूंगा और अपना आदमी सरोबी रवाना कर दूंगा। जब तक कोई फैसला नहीं कर लेता तुम लोगों को यहीं रहना होगा। वैसे तुम लोगों को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, खाना वगैरह वक्त पर मिलेगा और किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। लेकिन अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो मेरे आदमी गोली चलाने में भी दरेग महसूस नहीं करेंगे। शारिक ने कहा, तुम्हारा वो आदमी सरोबी से कब वापस आएगा? गुलबाज खान ने कहा, 2-3 दिन लग जाएंगे। शारिक ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, वैसे मैं एक बात तुम्हें बता दूं, तुम्हारे आदमी यहाँ खुश नहीं हैं। वो तुमसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं और मौके की तलाश में हैं। गुलबाज ने उसे घूरा। बोला, तुम क्या जानो? शारिक ने कहा, मैंने उनकी बातों से अंदाजा लगाया है। थोड़ी बहुत पश्तो मैं भी समझ लेता हूँ। आज दोपहर इस तरफ आते हुए हमने उनकी बातें सुनी थी, उससे मैंने अंदाजा लगाया है कि वो लोग तुमसे खुश नहीं हैं। गुलबाज ने कहा, मैं जानता हूँ। मेरे आदमियों में बाज ऐसे हैं जो मुझे पसंद नहीं करते। वो मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं लेकिन मुझसे गद्दारी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। चंद रोज पहले मेरे 2 आदमियों ने मुझे छोड़कर भागने की कोशिश की थी, लेकिन उनका अंजाम देखने के बाद कोई भी मुझसे गद्दारी का तसव्वुर नहीं कर सकता। शारिक ने पूछा, तुमने क्या सजा दी थी उन्हें? गुलबाज ने कहा, उनके जिस्मों पर छोटे छोटे जख्म लगाकर चट्टानों में उन्हें बांध कर डाल दिया। इन पहाड़ों में बड़े खूंखार भेड़िए फिरते रहते हैं। रात भर वो भेड़िए उनका गोश्त नोचते रहे और उनकी चीखें यहाँ तक सुनाई देती रहीं। उनके ढांचे अब भी उन चट्टानों में पड़े हुए हैं। शारिक ने कहा, ऐसी सजा का दूसरों पर असर होता है लेकिन बहुत कम मुद्दत के लिए। जो लोग इरादे के मजबूत हों, दुनिया की कोई ताकत उनका रास्ता नहीं रोक सकती। वैसे मैंने तुम्हें बता दिया है, सोचना तुम्हारा काम है। गुलबाज खान जवाब देने की बजाय सोच में पड़ गया। शारिक दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। उसने गुलबाज खान के आदमियों की नाराजगी वाली बात दिल से घड़ी थी। गोया अंधेरे में तीर फेंका था जो इत्तेफाक से निशाने पर लगा और गुलबाज ने फौरन ही एतराफ कर लिया कि उसके कुछ आदमी नाराज हैं और उसे छोड़कर राह फरार इख्तियार कर सकते हैं। ये बात शारिक ने दरअसल एक खास मकसद के तहत कही थी। उसने जो मंसूबा बनाया था उसकी कामयाबी के लिए जरूरी था कि गुलबाज खान के दिल में उसके आदमियों के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा कर दिए जाएं। शारिक बोला, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ गुलबाज खान। गुलबाज खान ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, हाँ कहो। शारिक ने कहा, तुम्हारे इस कैंप के गिर्द दूर दूर तक खारदार तारें लगी हुई हैं। तुम्हारे मुसल्ला आदमी हर वक्त चारों तरफ घूमते रहते हैं। हमारे घोड़े तुम्हारे कब्जे में हैं। हम यहाँ से भागने का सोच भी नहीं सकते। क्या तुम हमें इतनी इजाजत दोगे कि हम इस कमरे से निकलकर खुली फजा में घूम फिर लिया करें? कमरे में बंद रहने से हमारा दम घुटने लगा है। मैं वादा करता हूँ कि हम में से कोई भी किसी किस्म की गड़बड़ की कोशिश नहीं करेगा। गुलबाज ने कहा, ठीक है, मैं अभी तुम्हारे कमरे के सामने से पहरा हटा लेता हूँ, लेकिन तुम लोग जंगल की तरफ जाने की कोशिश नहीं करोगे। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ, फिर कुछ याद आने पर बोला, नहीं अभी नहीं। खान अब्दुल कुद्दूस का आदमी यहाँ मौजूद है। वो तुम लोगों को देख लेगा। सुबह उसके जाने के बाद मैं तुम लोगों को बता दूंगा। उसके बाद तुम लोग कैंप के अंदर आजादी से घूम फिर सकोगे, लेकिन गड़बड़ की सूरत में किसी की जिंदगी की जमानत नहीं दे सकता। शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। कुछ देर बाद गुलबाज खान चला गया और वो लोग आपस में बातें करने लगे।
मोहम्मद उमर ने शारिक की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे जहन में क्या है? अगर तुम ये सोच रहे हो कि गुलबाज खान के किसी आदमी को तोड़ लोगे तो ये तुम्हारी भूल है। शारिक ने कहा, 2 रोज पहले जिस कबायली को पकड़ा गया था उसके बारे में भी तुमने यही कहा था, लेकिन उसकी जबान भी तुमने ही खुलवाई थी। मोहम्मद उमर ने कहा, वो और बात थी, उसकी जबान तशद्दुद से खुलवाई गई थी। यहाँ अगर तुमने किसी को पकड़ भी लिया तो उस पर तशद्दुद कैसे करोगे? कहाँ लेकर जाओगे उसे? शारिक ने शापरी और समीना की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तशद्दुद नहीं, मेरे जहन में एक और मंसूबा है। जो काम सख्ती से ना हो उसे प्यार और मोहब्बत से किया जा सकता है। गुलबाज खान के आदमियों को तोड़ने और उन्हें रास्ते से हटाने के लिए मेरे जहन में एक और मंसूबा है। मोहम्मद उमर ने कहा, वही तो जानना चाहता हूँ। शारिक बोला, अभी नहीं, आज रात मुझे सोचने दो, कल सुबह बात करेंगे। मोहम्मद उमर ने कहा, ठीक है, तुम्हारा मंसूबा सुनने के बाद मैं भी 1-2 तजावीज पेश करूंगा। उसके बाद उन्होंने मौजू बदल दिया और वो दोपहर तक बातें करते रहे। दूर कहीं से रेडियो की आवाज आ रही थी। कैंप में किसी ने ट्रांजिस्टर रेडियो लगा रखा था। पश्तो गानों का प्रोग्राम था। आवाज पहाड़ियों में गूंजती हुई सी महसूस हो रही थी। शारिक दीवार से टेक लगाए बैठा वो आवाज सुनता रहा और फिर उसकी आंखें बंद होने लगी। सुबह नाश्ते के बाद उन्हें कमरे से बाहर निकलकर घूमने फिरने की इजाजत दे दी गई। खान अब्दुल कुद्दूस का आदमी सुबह सवेरे ही वापस जा चुका था। गुलबाज खान ने खान अब्दुल कुद्दूस को पैगाम भिजवा दिया था कि अजनबी जैसे ही पहाड़ों में नजर आए उन्हें पकड़कर उसके पास भिजवा दिया जाए। शारिक और समीना दूसरे साथियों से अलग इधर उधर घूम रहे थे। गुलबाज खान के आदमी भी इधर उधर मौजूद थे। किसी ने उनसे बाजपुर्स नहीं की। शेड के नीचे अगरचे काम नहीं हो रहा था, लेकिन शारिक को पता चल गया था कि लेबोरेटरी में काम जारी था और गुलबाज खान सुबह से लेबोरेटरी में घुसा हुआ था। नाश्ते से थोड़ी ही देर पहले उससे मुलाकात हुई थी, उसके बाद वो नजर नहीं आया था। शारिक और समीना टहलते हुए एक जगह रुक गए। उनके सामने एक कुआं था। उस कुएं का कुतर तकरीबन 20 फुट था और उस पर कोई मुंडेर वगैरह नहीं थी। शारिक ने एक पत्थर उठाकर कुएं में फेंक दिया। बहुत देर के बाद उस पत्थर के पानी में गिरने की आवाज सुनाई दी, जिसका मतलब था कि कुआं खासा गहरा था। उसने किनारे पर खड़े होकर झांका, मगर नीचे गहरी तारीकी थी। कुएं के दूसरी तरफ गुंजान झाड़ियां थीं, जो कई गज दूर चट्टान के दामन तक चली गई थी। कुएं के बारे में यह अंदाजा लगाना दुश्वार था कि ये इंसानी हाथों का कमाल था या कुदरती तौर पर मारिज़े वजूद में आ गया था। वो दोनों वहां से हटकर टहलते हुए इमारत के दूसरी तरफ एक बड़े पत्थर पर बैठ गए और चारों तरफ देखने लगे। शारिक के ख्याल में यहाँ से फरार होना वाकई बहुत मुश्किल था, लेकिन बहरहाल नामुमकिन का लफ्ज उसकी डिक्शनरी में नहीं था। शारिक ने एक बार फिर इधर उधर देखते हुए कहा, समीना, वो कुआं तुमने देखा है? समीना ने सर हिलाया, बोली, हाँ, मेरा ख्याल है ये कुआं कुदरती है और बहुत गहरा है। शारिक बोला, मेरा भी यही ख्याल है, और मेरा ये भी ख्याल है कि अगर 10-20 आदमी उसमें फेंक दिए जाएं तो पता भी नहीं चलेगा। समीना ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, बोली, क्या कहना चाहते हो? शारिक ने कहा, यह कुआं मैंने कल भी देखा था और उसके बाद ही वो मंसूबा मेरे जहन में आया था, लेकिन उस पर अमल के लिए तुम्हें और शापरी को अहम किरदार अदा करना पड़ेगा। समीना ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा, बोली, जरा तफसील से बताओ। शारिक ने कहा, हम निहत्ते हैं और इन लोगों की कैद में हैं। इनकी तादाद भी हमसे बहुत ज्यादा है। ताकत इस्तेमाल करके हम यहाँ से नहीं निकल सकते। इन लोगों पर काबू पाने और यहाँ से निकलने के लिए चालाकी की जरूरत है और तुम दोनों ये काम कर सकती हो। इन लोगों ने जब हमें घेरे में ले लिया था तो मैंने उस वक्त महसूस कर लिया था कि सब लोग ललचाई हुई नजरों से तुम दोनों की तरफ देख रहे थे। ये लोग पता नहीं कब से इन पहाड़ों में रह रहे हैं। इनके साथ कोई औरत नहीं है और तुम जानती हो कि कोई मर्द औरत के बगैर नहीं रह सकता। औरत मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी है और मुझे हैरत है कि इन लोगों ने अब तक ऐसी कोई हरकत क्यों नहीं की। इसकी वजह शायद यह है कि गुलबाज खान ने हर मामले में उन्हें मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में कर रखा है, लेकिन तुम्हारी और शापरी की तरफ से जरा सी हौसला अफजाई उन्हें गुलबाज खान से बगावत पर मजबूर कर सकती है। समीना ने उसके खामोश होने पर कहा, मैं तुम्हारा मतलब समझ रही हूँ। तुम्हारा मतलब है कि मैं और शापरी उन्हें लालच देकर अपने साथ मिलाने की कोशिश करें? शारिक ने कहा, मिलाने की कोशिश नहीं, उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश करना खतरनाक होगा। ऐसी सूरत में बाद में यही लोग हमारे लिए खतरनाक साबित होंगे। वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बोला, कल रात मैंने गुलबाज खान से जब ये कहा था कि उसके आदमी उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं और यहाँ से भागने के लिए मौके की तलाश में हैं, तो मेरी इस बात में कोई सच्चाई नहीं थी। मैंने महज अंधेरे में तीर फेंका था, लेकिन ये तीर निशाने पर लगा और गुलबाज खान ने खुद ही एतराफ कर लिया कि बाज आदमी वाकई यहाँ से भागना चाहते हैं। ये सूरत हाल वाकई हमारे हक में है। तुम और शापरी एक एक करके उन्हें काबू में करती जाओ तो वो कुआं हमारे लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। गुलबाज खान यही समझेगा कि उसके साथी एक एक करके भाग रहे हैं। समीना बोली, अगर उसे हमारी साजिश का पता चल गया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। शारिक ने कहा, हमें ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो गुलबाज खान हमें हुकूमत के हवाले कर देगा।
हम अब तक अफगानिस्तान में जो कुछ भी कर चुके हैं उसके पेश नज़र तुम सोच सकती हो कि हमारे साथ क्या सलूक होगा। समीना बोली ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन शापरी। शारिक ने उसकी बात काट दी। बोला वो भी इनकार नहीं करेगी, मैं खुद उससे बात कर लूंगा, उसने हर कदम पर हमारा साथ दिया है, अब भी वो इनकार नहीं करेगी। समीना ने गहरा सांस लेते हुए कहा ठीक है, तुम उससे बात कर लो, लेकिन एक बात और भी है। शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला वो क्या? समीना बोली इन लोगों को तुम देख चुके हो, ये इंसान नहीं वहशी हैं और बकौल तुम्हारे औरत को तरसे हुए हैं। अगर इनमें से किसी ने मुझ पर या शापरी पर काबू पा लिया तो? शारिक बोला हाँ मैं समझ रहा हूं, अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो तुम शोर मचा सकती हो, ऐसी सूरत में उसी को मुर्द इल्जाम ठहराया जाएगा। समीना बोली क्या आज दिन में ही? शारिक ने उसकी बात काट दी। बोला नहीं, आज रात। इन कामों के लिए रात ही बेहतर होती है। रात को ये लोग इधर उधर बिखरे होते हैं, उन्हें एक एक करके आसानी से काबू में किया जा सकता है। अब मैं जरा शापरी से बात कर लूं, वो नौलक्खे के साथ बैठी हुई है। वो दोनों वहां से उठकर टहलते हुए उस तरफ आ गए जहां शापरी और नौलक्खा बैठे हुए थे। समीना भी उनके करीब बैठ गई और शारिक खड़े खड़े इधर उधर देखने लगा। फिर उसने शापरी को इशारा किया और एक तरफ चल पड़ा। शापरी भी उठकर उसके पीछे आ गई। वो दोनों एक जगह रुक गए। शारिक उसकी तरफ देखते हुए बोला शापरी, तुम जानती हो कि हम किस किस्म की सूरत हाल से दो चार हैं। अगर हमने यहाँ फरार का कोई रास्ता तलाश न किया तो ये लोग हमें खत्म कर देंगे या हुकूमत के हवाले कर देंगे। शापरी बोली रात को तुमने कोई बात की थी मगर तफसील नहीं बताई, तुम्हारे जहन में क्या है? शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा तुम और समीना वो काम कर सकती हो जो इस वक्त हम नहीं कर सकते। शापरी बोली मैं समझ गई, मेरे जहन में भी कुछ ऐसी ही तजवीज़ है। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो मर्द नहीं कर सकते और ये ऐसा ही मौका है। मैं तुमसे इस मौजू पर बात करने वाली थी, मैं और समीना। शारिक ने उसकी बात काट दी। बोला मैं समीना से बात कर चुका हूँ, वो तैयार है, लेकिन बाज अंदेशों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शापरी ने मुस्कुराते हुए कहा उसकी तुम परवाह मत करो, मैं जिस शख्स को अपने करीब आने का मौका दूंगी उसके हाथ इसी हद तक हरकत करेंगे जहां तक मैं इजाजत दूंगी। मैं अपनी हिफाजत करना जानती हूँ। शारिक मुस्कुराया, बोला गुड, आज दोपहर के खाने के बाद हम इस मंसूबे की तमाम तफसीलात तय कर लेंगे और आज रात ही से इस पर अमल शुरू कर देंगे। शापरी ने मुस्कुराते हुए कहा ठीक है, इस मौजू पर अब खाने के बाद ही बात होगी, अब कुछ और बात करते हैं। दोपहर के खाने के बाद वो लोग कमरे में बैठे रहे। शारिक ने अपना मंसूबा उनके सामने पेश कर दिया। समीना और शापरी को वो पहले ही बता चुका था, नौलक्खे और मोहम्मद उमर को भी बताना जरूरी था। उसकी बात सुनकर मोहम्मद उमर कनखियों से समीना और शापरी की तरफ देखने लगा, फिर सीधा होते हुए बोला क्या इन्हें कोई खतरा नहीं होगा? समीना बोली मैं तुम्हारा मतलब समझ रही हूँ, खतरा हमें नहीं होगा, उन लोगों को होगा जिन्हें हम अपने जाल में फांसेंगी। मोहम्मद उमर ने पूछा इस मंसूबे पर अमल किस तरह होगा? मेरा मतलब है तरीक़ाकार क्या होगा? शारिक बोला तरीक़ाकार, ये दोनों बारी बारी एक एक आदमी को फांस कर इन झाड़ियों में ले आएंगी जहां मैं या तुम पहले से छुपे हुए होंगे, और फिर मौका पाते ही हम उस आदमी पर काबू पाएंगे और उसका गला घोंट कर लाश को कुएं में फेंक देंगे। रात भर में अगर हम 3-4 आदमियों को भी इसी तरह ठिकाने लगा दें तो एक तो हमारे दुश्मनों की तादाद कम हो जाएगी और दूसरे हमारे हाथ में असलहा भी आ जाएगा। उसके बाद हमारे लिए इन लोगों से निपटना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। उमर खान ने कहा अगर गुलबाज या किसी और को हम पर शुबा हो गया तो? शारिक ने कहा ऐसी सूरत में मौका महल के मुताबिक कदम उठाया जाएगा। कमरे के बाहर कदमों की आहट सुनकर वो खामोश हो गए। कुछ ही देर के बाद एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। वो चंद लम्हे बारी बारी उन सब की तरफ देखता रहा, फिर शारिक की तरफ इशारा करते हुए बोला तुम्हें गुलबाज खान बुलाता है। शारिक उठकर उसके साथ चल पड़ा। वो लेबोरेटरी वाले मकान में आ गए। बाहर से ये मकान बज़ाहिर छोटा सा लगता था, लेकिन उसके नीचे एक बहुत वसी और अरीज तहखाना था। उस तहखाने में कायम लेबोरेटरी देखकर शारिक की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। बहुत बड़ी लेबोरेटरी थी। तहखाने में गुलबाज के अलावा 2 आदमी और भी थे। वो तीनों चाय पी रहे थे। एक आदमी ने प्याली में चाय डालकर शारिक की तरफ बढ़ा दी। गुलबाज ने शारिक की तरफ देखते हुए कहा मैंने तुम्हें एक जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। आज सुबह मेरे 2 आदमी सरोबी जा चुके हैं। वो हुकूमत के नुमाइंदे से राब्ता करेंगे और मामला तय करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ देर पहले मेरा एक आदमी सरोबी से यहाँ आया है। उसके पास तुम लोगों के बारे में कुछ खास इत्तलात हैं। शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला कैसी इत्तलात? गुलबाज ने कहा यही कि तुम लोग कौन हो। हाजी का नाम मेरे लिए अजनबी नहीं है, लेकिन मेरा उससे कभी राब्ता नहीं हुआ। वो हमारी लाइन का एक कामयाब बिजनेसमैन है। पूरी दुनिया में उसके नुमाइंदे मौजूद हैं। अफगानिस्तान में मलिक फरीद के अलावा और भी चंद लोगों से कारोबारी ताल्लुकात हैं, लेकिन ये इत्तेफाक है कि मेरा कभी उससे राब्ता नहीं हुआ, और ये भी इत्तेफाक है कि तुम लोग यहाँ मौजूद हो। मैं तुम लोगों के साथ एक डील करना चाहता हूँ। शारिक ने पूछा कैसी डील? गुलबाज बोला पाकिस्तान में अगरचे मेरे भी नुमाइंदे मौजूद हैं, लेकिन वो हिसाब में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हाजी से मेरा मामला तय हो जाए
इसके लिए मैं तुम्हारी खिदमत हासिल करना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो हम में मामला तय हो सकता है। ऐसी सूरत में तुम मेरे कैदी नहीं, मेहमान होगे और यहाँ तुम्हें हर किस्म की सहूलतें हासिल होंगी। मैं सरोबी से अपने आदमियों को भी वापस बुला लूंगा। शारिक ने कहा, अगर मैं हाँ कह दूं तो क्या तुम मेरी बात का यकीन कर लोगे? हम इस वक्त अपने लिए खतरा महसूस कर रहे हैं। अपनी जानें बचाने के लिए मैं इस वक्त तो तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन जहां से निकलकर सब कुछ भूल जाऊं तो तुम मेरा क्या कर लोगे? गुलबाज खान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे आदमी पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, वो तुम्हें नहीं भूलने देंगे। वैसे भी मैं समझता हूं कि तुम जैसा आदमी अपनी किसी बात से फिरता नहीं है। मैं जानता हूं तुम जो बात करोगे उसमें मुनाफिकत नहीं होगी। शारिक ने कहा, मैं अपने साथियों से मशवरा करना चाहता हूं। गुलबाज ने कहा, मेरा ख्याल है इसमें किसी मशवरे की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथियों को भी तुम्हारे फैसले से खुशी होगी, लेकिन बहरहाल तुम उनसे बात कर लो। लेकिन इसका जवाब मुझे सूरज गुरूब होने से पहले पहले मिल जाना चाहिए। हाँ की सूरत में मैं अपने आदमी को इसी वक्त सरोबी रवाना कर दूंगा। वो मेरे दूसरे आदमियों को हुकूमत से राब्ता करने से रोक देगा। अब तुम जाओ और वक्त जाया मत करो। शारिक बोला, ठीक है, मैं तुम्हें शाम से पहले पहले बता दूंगा। कमरे में वापस आकर उसने अपने साथियों को सूरत हाल से आगाह किया। इस नए और दिलचस्प मोड़ ने उनकी आंखों में चमक सी पैदा कर दी। उन्हें यहाँ से निकलने का मौका मिल रहा था। समीना बोली, हमें गुलबाज की ये पेशकश कबूल कर लेनी चाहिए, लेकिन हमारा प्रोग्राम बदस्तूर रहेगा। हम अपने मंसूबे पर जरूर अमल करेंगे। शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो जरूर होगा। तो ठीक है, फिर मैं 1 घंटे के बाद गुलबाज को बता दूंगा कि हमें उसकी पेशकश मंजूर है। उसके तकरीबन 1 घंटे के बाद शारिक ने गुलबाज को बता दिया कि उन्हें उसकी पेशकश मंजूर है। गुलबाज ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुमसे इसी जवाब की तवक्को थी। मैं अभी अपने आदमी को सरोबी रवाना कर देता हूँ और आज रात मेरी तरफ से तुम लोगों की दावत होगी। हम अपनी दोस्ती का जश्न मनाएंगे। शारिक वापस आ गया। उसके कुछ ही देर के बाद उन्होंने चट्टानों पर मुख्तलिफ जगहों पर खड़े हुए गनमैनों को वापस आते हुए देखा। गोया पहरा भी हटा लिया गया था। शाहपरी ने कहा, यह अच्छी बात है। इन लोगों के इधर उधर बिखरे हुए होने की वजह से हमें अपने काम में दुश्वारी पेश आती। अब हमारा काम आसान हो गया है। गुलबाज खान का आदमी सरोबी रवाना हो गया था और शाम होते ही दावत की तैयारियां शुरू कर दी गईं। 2 आदमी सूरज गुरूब होने से तकरीबन 2 घंटे पहले पहाड़ों में चले गए थे। उनकी वापसी सूरज गुरूब होने के बाद हुई थी। वो 4 मारखोर शिकार करके लाए थे, जिनकी खालें उतार कर पार्चे बना लिए गए थे और आग का अलाव रोशन करके सज्जी तैयार की जा रही थी। 8 बजे के लगभग खाना तैयार हुआ। उन सब ने मिलकर खाना खाया। गुलबाज के साथी वैश्यों की तरह गोश्त खा रहे थे। उनमें से एक खाना खाते खाते उठकर समीना के करीब आ गया। समीना ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। उस शख्स ने हाथ में पकड़ी हुई बोटी समीना की तरफ बढ़ाई। समीना ने उस शख्स के हाथ से बोटी खाई तो फजा कहकहों से गूंज उठी। समीना उस शख्स की मुसलसल हौसला अफजाई कर रही थी। एक आदमी शाहपरी पर मेहरबान होने की कोशिश कर रहा था और शाहपरी भी उसकी हौसला अफजाई कर रही थी। रात 10 बजे तक ये महफिल जारी रही और फिर शारिक अपनी जगह से उठ गया। गुलबाज खान ने भी महफिल बर्खास्त होने का इरादा कर दिया। शारिक अपने साथियों के हमरा अपने कमरे की तरफ आ गया। उसने महसूस किया था कि वो दोनों आदमी हसरत भरी निगाहों से समीना और शाहपरी की तरफ देख रहे थे, जो उनसे बेतकल्लुफ होने की कोशिश कर रहे थे। अपने कमरे में आकर वो सरगोशियों में बातें करते रहे। उन्होंने प्रोग्राम तय कर लिया और फिर शारिक उठकर कमरे से बाहर आ गया। लेबोरेटरी की तरफ बल्ब जल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ तारीकी थी। शारिक कुछ देर इधर उधर देखता रहा, फिर मोहतात अंदाज में चलता हुआ कुएं की तरफ बढ़ने लगा। कुएं के करीब पहुंचकर वो रुका और फिर एक मुख्तसर चक्कर काटता हुआ दूसरी तरफ झाड़ियों में घुस गया। उसके तकरीबन 1 घंटे के बाद समीना कमरे से निकली। वो भी कुछ देर तक दरवाजे के बाहर खड़ी तारीकी में घूमती रही, फिर दबे कदमों एक तरफ चलने लगी। उस वक्त उसका दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। आज दिन भर में उसने ये बात नोट कर ली थी कि लेबोरेटरी के दाएं तरफ एक न एक आदमी 24 घंटे मौजूद रहता था और समीना उसी तरफ जा रही थी। इमारत का मोड़ घूमते ही वो रुक गई। लेबोरेटरी की तरफ पिछली दीवार के साथ एक बल्ब जल रहा था। दीवार होने की वजह से उसकी रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं फैल रही थी। समीना दीवार के करीब खड़ी इधर उधर देखती रही। उसे वो आदमी नजर आ गया जो वहां से तकरीबन 30 फुट दूर बैठा हुआ था। उसका रुख दूसरी तरफ था। समीना ने अपनी कमीज के ऊपरी 2 बटन खोल दिए और दबे कदमों एक तरफ चलने लगी। वो पत्थरों की आड़ में चल रही थी। तकरीबन 10 गज का फासला तय करके वो रुक गई। वहां से पत्थरों की आड़ होने की वजह से रोशनी ज्यादा नहीं थी। वो कुछ और आगे बढ़ गई, जहां से वो आदमी साफ नजर आ रहा था। समीना हौले से खांसी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे अचानक आने वाली खांसी पर काबू पाने की कोशिश कर रही हो। उसका मकसद पूरा हो गया था। खांसी की आवाज सुनकर वो शख्स तेजी से उस तरफ दौड़ा। उसने समीना को देख लिया था। समीना इस तरह खड़ी थी जैसे उस शख्स की मौजूदगी से बेखबर हो। वो शख्स अपनी जगह से उठकर दबे कदमों चलता हुआ उस तरफ आने लगा। करीब पहुंचकर वो रुक गया। आहट पाकर समीना पीछे मुड़ी। उस शख्स को अपने करीब देखकर उसके चेहरे की रंगत बदल गई। वो शख्स बोला, ए तुम यहाँ क्या करता है?
उसकी आवाज ज्यादा बुलंद नहीं थी। समीना ने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाते हुए कहा, कमरे में दम घुट रहा था, ताज़ा हवा खाने के लिए यहाँ गई। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? वो शख्स 2 कदम आगे बढ़ा, बोला, हमको क्या एतराज होगा, आओ हमारे साथ बैठो, बातें करो। समीना जरा पहलू मोड़े खड़ी थी, एकदम सीधी हो गई। उसके बटन खुले हुए थे। उस शख्स की नजरें समीना के जिस्म का तवाफ कर रही थी। वो शख्स समीना का हाथ पकड़ कर बैठ गया, बोला, ओ तुम तो बहुत जोरदार हो, बैठो बैठो हमारे साथ बात करो। समीना ने कोई मजाहमत न की और वो बैठ गई। वो शख्स उसके साथ जुड़कर बैठ गया। उसका एक हाथ समीना के कंधे पर था। समीना के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने उस शख्स का हाथ पकड़ लिया। वो बोला, हमारा हाथ मत पकड़ो, हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। समीना बोली, मुझे कोई इनकार नहीं है, लेकिन वो बोला, लेकिन यहाँ? वो बोला, तो फिर किधर? समीना बोली, उधर जरा झाड़ियों के पीछे, यहाँ रोशनी है, अगर किसी ने देख लिया तो। वो जल्दी से बोला, ओ तुम सच बोलता है, चलो चलो। उस शख्स ने उठकर पहले चारों तरफ देखा, फिर समीना को इशारा करता हुआ झाड़ियों की तरफ चल पड़ा। समीना भी उसके साथ चल पड़ी। उस शख्स ने समीना का हाथ पकड़ा। वो एक मुख्तसर सा चक्कर काट कर झाड़ियों में आ गए। समीना उसे उस तरफ ले जा रही थी जहां शारिक मौजूद था। जगह का तयन वो पहले ही कर चुके थे। झाड़ियों में पहुंचते ही उसने समीना का हाथ पकड़ा। समीना ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, इधर नहीं, जरा आगे। वो बोला, हाँ हाँ चलो। समीना आगे चल पड़ी। चंद कदम बाद वो रुक गई। उस शख्स ने अचानक ही उसे पकड़ना चाहा। समीना नीचे गिर गई। वो शख्स वेश्यों की तरह उस पर झपटा। झाड़ियों में सरसराहट की आवाज सुनकर समीना ने इत्मीनान का सांस लिया। उस शख्स ने भी शायद झाड़ियों की सरसराहट सुन ली थी। वो पीछे मुड़ा, लेकिन उसे देर हो चुकी थी। शारिक ने झाड़ियों में से छलांग लगाकर बड़ी फुर्ती से उसे दबोच लिया। शारिक के दोनों हाथ उस शख्स की गर्दन पर थे और वो पूरी कुव्वत से उसका गला दबा रहा था। वो शख्स बुरी तरह उछल रहा था। समीना ने उसकी टांगे पकड़ रखी थी। चंद मिनट के बाद ही उस शख्स की मज़ाहमत खत्म हो गई, लेकिन शारिक ने उसकी गर्दन से हाथ उसी वक्त हटाए थे जब उसे इत्मीनान हो गया कि वो खत्म हो चुका है। उसे छोड़कर शारिक अपने फूले हुए सांस पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। समीना उसके करीब ही खड़ी। चंद मिनट के बाद शारिक ने उस शख्स की लाश कंधे पर उठाई। वो बड़ी एहतियात से चलते हुए कुएं के किनारे पर पहुंच गए और फिर दूसरे ही लम्हे शारिक ने लाश कुएं में फेंक दी। कुएं की गहराई में लाश गिरने की मध्यम सी आवाज सुनकर शारिक ने इत्मीनान का सांस लिया। उसने समीना की तरफ देखा और वो दोनों तेज तेज कदम उठाते हुए वापस कमरे की तरफ आ गए।